हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज का आज मेरा सेकेंड डे है और इस सीरीज के हेल्प से हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन का डिस्कशन करने के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी हैं उन सारे थ्योरी को मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। साथ साथ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनने के लिए जितने भी कंसेप्ट चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरा सेकेंड डे है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो फर्स्ट वीडियो है उस फर्स्ट वीडियो को बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कम देखे, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जितने बच्चे देखे वो सारा वीडियो देखे, पूरा वीडियो देखे। तो कहीं ना कहीं उनको सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तभी वो देखे होंगे। धीरे धीरे आपको ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी पे आपको कमांड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। फर्स्ट डे जो कल वीडियो में बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक था, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे जिसमें 3-3 स्टेटमेंट था। आज भी मेरे सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कर लेने से ना आपको कमांड ज्यादा आएगा, थ्योरी पे कॉन्फिडेंट ज्यादा आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस फीचर्स ऑफ टू सिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए सबसे पहले ही बात, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिलेटेड है किससे? मिक्स्ड इकोनॉमी से। देखिए कल के वीडियो में मैं आपको बताया था इकोनॉमिक सिस्टम, किसी भी देश का इकोनॉमी कैसे चलता है यह बताता है इकोनॉमिक सिस्टम। और 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूं तो मार्केट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट था वो दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। जो नॉन मार्केट इकोनॉमी था वो कंसेप्ट दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये कंसेप्ट दिया गया था जॉन मैनार्ड किन्स के द्वारा। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इन सब के फादर कौन है। हालांकि ये इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जा रही है। जो मिक्स्ड इकोनॉमी में जॉन मैनार्ड किन्स ने जो कंसेप्ट दिया, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी भी होंगे और गवर्नमेंट भी होंगे। मतलब क्या कि उस देश की इकोनॉमी कैपिटलिज्म और गवर्नमेंट दोनों मिल के चलाएंगे। कुछ पार्ट गवर्नमेंट के हाथ में होगा और कुछ पार्ट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के हाथ में होगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया आजादी के बाद से मिक्स्ड इकोनॉमी को ही फॉलो करते आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जरा स्टेटमेंट क्या है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, बिल्कुल बात सही है। मैंने बोला कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिज्म के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। और अगर हम बात करेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी, तो नॉन मार्केट इकोनॉमी को ही बोला गया है स्टेट कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली कमांड इकोनॉमी, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज पे पूरा अधिकार सरकार का होता है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोग होते हैं, मतलब सरकार और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी दोनों होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे हमारा भारत सरकार और एक तरफ बात करोगे तो अंबानी, अडानी, टाटा, तो ये सब क्या है? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा है गवर्नमेंट रेगुलेट द इकोनॉमी, ये भी बिल्कुल सही है। तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं। टैक्स कितना होगा कि नहीं होगा ये हमारे यहाँ सरकार तय करती है, इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट बहुत कम रेगुलेट करती है, क्योंकि एडम स्मिथ ने ही उस मार्केट इकोनॉमी में कहा लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब होता है लीव इट एलोन। तो एडम स्मिथ ने कहा कि मार्केट में सरकार को बहुत ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, या करना भी चाहिए तो बहुत कम करना चाहिए। यह था मार्केट इकोनॉमी में था। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तभी तो वह ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर का काम करेगी। तो यह भी सही है। मार्केट फोर्सेस आर एब्सेंट। अब सवाल है कि सर ये मार्केट फोर्सेस किसे कहते हैं? देखिए मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। कहीं भी इकोनॉमी में अगर मार्केट फोर्स का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। जिस किसी भी गुड्स का डिमांड होगा सप्लाई उसी चीज का होगा, यही कहलाता है मार्केट फोर्सेस। तो हर वो देश जहां पे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है वहां पे मार्केट फोर्स रहेगा ही रहेगा। अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इस मिक्स्ड इकोनॉमी में
प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जो मार्केट फोर्स है, डिमांड एंड सप्लाई है, इसको रखेंगे ही रखेंगे। तो ये कह रहा है कि ये एब्सेंट है, ये बात बिल्कुल गलत है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। सो 1 एंड 2 ये दोनों करेक्ट है, तो कौन है? ए इज द करेक्ट आंसर। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो को दोबारा आप देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी लगता है कि कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, जरूर मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्राइमरी सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन प्राइमरी सेक्टर है। देखिए, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इस इंडियन इकोनॉमी में जो सेक्टर है, टाइप्स ऑफ सेक्टर हैं, वो हमारे 3 हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को ही 2 फर्दर डिवाइड किया गया है, एक है क्वाटरनरी और एक है क्यूनरी सेक्टर। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में आपके 2 हैं, क्वाटरनरी और क्यूनरी सेक्टर। ठीक है। अब जो ये जो प्राइमरी सेक्टर है, तो प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं? तो देखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन करना, एग्रीकल्चर करना, ठीक है, ये सब कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। अगर नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन किया जाए, खेती किया जाए, पशुपालन किया जाए, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेस को निकाला गया है ना, खेती किया गया, और खेती करने के बाद जो रॉ मटेरियल आया, यदि इस पे हम प्रोसेस करेंगे तो वह मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में चला जाएगा। जैसे एक किसान ने गेहूं उपजाया, और गेहूं उपजाना प्राइमरी सेक्टर में आएगा, लेकिन आशीर्वाद कंपनी वाले ने क्या किया, उस गेहूं को परचेज करके गेहूं को पीसा, पैकेजिंग किया और आशीर्वाद आटा का 5 किलो का पैकेज बना दिया। ये जो पैकेट है, ये जो काम है, ये सेकेंडरी सेक्टर का है। और जब इस 5 किलो के पैकेट को किसी भी शोरूम, किसी दुकान में जाके रख दिया गया और वो बेचा गया, तो वो एक सर्विस सेक्टर है। या फिर अगर उस गेहूं के आटे को अगर स्टोर भी कर दिया गया, स्टोरेज भी कहलाता है टर्सरी सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर कहलाता है। क्लियर है? तो जरा समझिएगा, ये प्राइमरी सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है स्टेटमेंट? इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। बिल्कुल बात सही है। एग्रीकल्चर और माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सब के सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। ठीक है। ये सही है। इट कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी। अगर हम इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। इट कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी। नो, हमारे इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को। हमारे देश का जो नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा टर्सरी सेक्टर से आता है, मतलब सर्विस सेक्टर से आता है। कितना आता है? तो ये आता है लगभग 55 से 60%। इतना प्रतिशत तो हमारे सर्विस सेक्टर से आता है। बात समझ में आ रही है? अभी हमारा 54% है। तो इट कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जीडीपी को कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है? तो सर्विस सेक्टर, मतलब टर्सरी सेक्टर करती है। इट एम्प्लॉयज ए लार्ज वर्कफोर्स। यस, ये बात सही है कि ये जो सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा लोग इस पे डिपेंडेंट है, वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये बात क्या है? सही है। क्लियर है? ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड 3, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। टर्सरी सेक्टर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, टर्सरी सेक्टर सबसे कम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। वो देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा बूम करती है जिस देश का सेकेंडरी सेक्टर अच्छा होता है, बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन का काम करता है। जैसे
चाइनीज इकोनॉमी। तो चाइनीज इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कहते हैं, बिकॉज कि मैन्युफैक्चर सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। हमारे इंडियन इकोनॉमी में मोर देन 50% जीडीपी टर्सरी सेक्टर के हाथ में है। दैट्स वाई हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये सबसे ज्यादा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको दिल से पढ़ोगे, समझ समझ के पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सेकेंडरी सेक्टर इज एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बात तो बिल्कुल सही है ना? मतलब ये जो क्वेश्चन है वो सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है। और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बता भी दिया हूं, मैं फिर से बोलता हूं। जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से निकल के आए, यदि मैं उस पर प्रोसेस करना शुरू कर दूं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे हम लोग माइनिंग किए और वहां से लोहा लेके आ गए, और लोहा से अगर हम आयरन का सीट बनाना शुरू कर दें तो वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। क्या है क्वेश्चन? स्टेटमेंट पहला, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। बात बिल्कुल सही है, सेकेंडरी सेक्टर में ही आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। मैं अभी बोला हूं, मैं 2 एग्जांपल लिया हूं, आयरन का सीट बनना, गेहूं से गेहूं का आटा बनना, ये सब क्या है? आपके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट इन्वॉल्व्स इस एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नो, ये बात तो गलत है ना? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे कि हम लोग माइनिंग करते हैं, क्वेरिंग करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, तो ये बात गलत है। सो 1 and 2 इज ओनली करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइमरी हम लोग कर लिए, सेकेंडरी कर लिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन टर्सरी पे है। ठीक है, एक दो बातें याद रखिएगा। जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं अलग अलग, मतलब ये जितने भी लोग हैं सबको अलग अलग मतलब कलर कोडिंग से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो कोई रेड कॉलर है, कोई ब्लू कॉलर है, कोई व्हाइट कॉलर है। तो जो रेड कॉलर है वो प्राइमरी सेक्टर है, जो ब्लू कॉलर टाई है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और जो व्हाइट कॉलर है उसको हम लोग सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है? टर्सरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर। बात बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इंक्लूड्स बैंकिंग एंड आईटी। यस, बैंकिंग, आईटी, मेरे द्वारा पढ़ाना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब किसमें है? सर्विस सेक्टर में आपका आता है। ब्यूरोक्रेट्स भी किसमें? सर्विस सेक्टर में ही आपका आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन इन डेप्थ पूछे कि क्वार्टरनरी है या क्यूनरी है, ठीक है, तो याद रखिएगा क्यूनरी होगा। अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, अगर हम एमएलए, एमपी की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, तो ये सब क्यूनरी में आता है। जो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो लोग सर्विस सेक्टर के अंदर में क्यूनरी में होते हैं। ठीक है, और एक होता है नॉलेज बेस्ड सेक्टर, एक जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर क्वार्टरनरी सेक्टर में आते हैं। तो इट इंक्लूड्स बैंकिंग एंड आईटी, बात बिल्कुल सही है। इट कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर इन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूसेस फिजिकल गुड्स। नो, ठीक है, फिजिकल गुड्स अगर हम बात करेंगे वो तो कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, तो ये फिजिकल गुड्स नहीं बनाना, ये तो सर्विस दे रहा है। रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हो, सर्विस लेते हो, जोमेटो से खाना मंगाते हो, सर्विस लेते हो। ठीक है, सो इट प्रोड्यूस फिजिकल गुड्स। नो, ये सर्विस सेक्टर फिजिकल गुड्स का क्रिएशन नहीं करता है। फिजिकल गुड्स का क्रिएशन आपका सेकेंडरी सेक्टर करता है। सो 1 and 2 इज ओनली करेक्ट, सो 1 and 2 इज ओनली करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल मार्केट
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, ये हमारा अगले टॉपिक से क्वेश्चन है जहां पे बात की जा रही है मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो मार्केट किसे कहते हैं? तो मार्केट एक प्लेस है जहां पे सेलर एंड बायर्स कम टुगेदर, मतलब खरीदार और विक्रेता दोनों एक जगह आते हैं और अपने अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। सो मार्केट इज डिफाइंड एज द प्लेस वेयर सेलर एंड बायर्स कम टू ईच अदर एंड दे सेटिस्फाई देयर नीड्स। ये बात है, मार्केट का डिफिनीशन है। अब हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर, कई टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर है, मतलब मार्केट को भी कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से ही एक है आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, ड्यूओपोली है, मोनोप्सी है, मोनोपोली है। तो कई टाइप के आपके मार्केट स्ट्रक्चर भी होते हैं। अलग अलग टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर के अलग अलग नियम कानून हैं, उनके सेलर्स और बायर्स, उनके एंट्री, उनके एग्जिट, ये सब नियम कानून अलग अलग हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब जरा समझिएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे कहते हैं? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे कई सारे सेलर्स होंगे और कई सारे बायर्स होंगे। पहली बात सुन लीजिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कई सारे सेलर्स होंगे और कई सारे बायर्स होंगे। जो कई सारे सेलर्स होंगे वो एक कॉमन आइटम्स बेच रहे होंगे, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, एंट्री और एग्जिट पे कोई बैरियर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में सब्जी बेचने वाला, तो जो सब्जी बेचने वाला है वो कब आए कब जाए उससे कोई दिक्कत है नहीं। और एक जगह जब आप जाते हो बाजार में, तो भिंडी बेचने वाला एक नहीं 50 होता है, भिंडी बेचने वाला 50 होता है, प्याज बेचने वाला। सो ये जो एग्रीकल्चर मार्केट है, इस एग्रीकल्चर मार्केट को हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये बात समझ में आ गई है ना? तो चलिए, इसमें क्या क्या बात कहा जा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बात बिल्कुल सही है। इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कई सारे सेलर्स होंगे और कई सारे बायर्स होंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट, है ना, जो प्रोडक्ट होंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जितने भी उत्पाद होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, सब्जी बेचने वाला है तो पता चला जो परवल बेचने वाला है वो कई सारे परवल लोग बेच रहे हैं, कई सारे लोग भिंडी बेच रहे हैं, कई सारे लोग आलू प्याज बेच रहे हैं। तो इसमें है क्या, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो भी सेलर्स होंगे वो सारे के सारे सेलर्स आपके कॉमन आइटम्स बेच रहे होंगे। ये भी सही है। फर्म्स आर प्राइस मेकर्स, जो मतलब जो कंपनी है वो प्राइस मेकर्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक कॉमन सा एग्जांपल देखिए, है ना, शाम को सब्जी लेने जाओ 5 बजे, उसका प्राइस अलग होगा। 7 बजे जाओगे तो उसका प्राइस अलग होगा। ठीक है, और उसमें से कोई एक सब्जी वाला अपनी भिंडी को 40 रुपए से 30 रुपए कर देगा ना, बाकी सब लोग 30 रुपए कर देगा। ठीक है, एक 30 से 20 किया ना, बाकी सब लोग क्या कर देगा, 20 कर देगा। नहीं, तो जो फर्म्स हैं वो प्राइस मेकर्स नहीं हैं। ठीक है, वो प्राइस तय नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा वहां पे वो कंपनी वाला प्राइस तय नहीं कर सकता है। ये मार्केट का डिमांड ही बताएगा कि वो प्राइस कितना तय करेगा। अगर कई सारे लोग सब्जी बेचने वाले आ जाएंगे ना, कई सारे सब्जी बेचने वाले आ जाएंगे, प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। आप ये देखते होगे कॉमन सा सेंस कि जब कोई मार्केट में नया सब्जी आता है, जैसे ठंड के मौसम में मटर, नया नया मटर आता है, तो 10 दुकान के में से एक दुकान के पास मटर बिक रहा होता है। लेकिन जैसे ही ठंड ज्यादा बढ़ता है, सब दुकान में मटर आ जाता है, उसका दाम ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही सप्लाई ज्यादा होगा, सप्लाई जैसे ही ज्यादा होगा, प्राइस उसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जो कंपनी है वो प्राइस तय नहीं कर सकती है, वो जो सप्लाई और डिमांड है वो तय करेगा। इसलिए ये बात क्या है, गलत है। फर्म्स प्राइस मेकर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म्स प्राइस मेकर नहीं है, मतलब फर्मों द्वारा कीमत तय नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये गलत है। सो 1 and 2 इज करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मोनोपोली मार्केट हैज डिस्टिंक्ट फीचर
फीचर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसी तरीके से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बाद जो एक नया मार्केट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट। जरा समझते हैं मोनोपोली मार्केट किसे कहते हैं। पहले जरा स्टेटमेंट में हम लोग देख लेते हैं। सिंगल सेलर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? सिंगल सेलर एग्जिस्ट। बात बिल्कुल सही है। ये जो मोनोपोली मार्केट है, ये जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट के नाम से ही पता चलता है कि यहां पे जो सेलर है उस सेलर की संख्या फिक्स है, एक ही है, मोनोपोली है, उनका मोनोपोली चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन रेलवे, भारत में आपको कहीं भी रेल सेवा चाहिए तो वो इंडियन रेलवे ही यूज कर सकते हो। एज इंडियन रेलवे को छोड़ के ऐसा कोई सर्विस हमारे इंडिया में है ही नहीं। सो इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली मार्केट। क्लियर है? जहां पे नंबर ऑफ सेलर एक ही होंगे और बायर्स कई सारे होंगे। ठीक है। अगर हम बात करेंगे एंट्री की, तो एंट्री इतना आसान नहीं है। आप रेलवे का ट्रैक नहीं बिछा सकते हो पूरे इंडिया में जहां तहां। इंडियन रेलवे चाहेगी तो वो कहीं से कहीं ट्रैक बिछा सकती है, आप नहीं कर सकते हो। सो एंट्री एंट्री में बैरियर लगा हुआ है, एंट्री इतना आसान नहीं है। सो सिंगल सेलर एग्जिस्ट नाम में ही है मोनोपोली, एक के द्वारा पूरा काम किया जाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल में इंडियन रेलवे, तो सिंगल सेलर आपके एग्जिस्ट करेंगे। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, बात बिल्कुल क्या है? सही है। अब इंडियन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, सो इसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है। अब आपको मान के चलिए इसकी भिंडी पसंद नहीं आ रही है, तो आप दूसरी वाले की भिंडी लोगे, हो सकता है कि उसकी भिंडी ज्यादा ताजी होगी। आप इसकी भिंडी पसंद नहीं है तो आप उसका वाला भिंडी लोगे। ठीक है। आप भिंडी नहीं खाओगे तो आप कुछ और भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोनोपोली में आपको रेलवे का सफर करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको यहां से बेंगलोर जाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको इंडियन रेलवे का ही सहारा लेना पड़ेगा। बाकी आपके पास पैसा है तो आप जाइए ना एरोप्लेन में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब एरोप्लेन एक अलग सिस्टम हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? सो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, एंट्री बैरियर आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। हर कोई रेलवे में आके रेलवे सर्विस नहीं दे सकता है। सो तीनों स्टेटमेंट सही है। सो 1, 2 एंड 3 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओलिगोपोली से। ठीक है। ओलिगोपोली इज ए कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोग पढ़े परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, मोनोपोली, उसी तरीके से है हमारा ओलिगोपोली। क्या है? ओलिगोपोली इज ए कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर। अब इससे संबंधित कोई स्टेटमेंट है वो जरा हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग आपको समझाते हैं ये ओलिगोपोली किसे कहते हैं। देखिए, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे कुछ ही सेलर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ही सेलर होते हैं, बाकी लोग सेलिंग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सीमेंट की बात करें, अगर आप सीमेंट की बात करोगे तो सीमेंट में क्या है, मुश्किल से 6-7 कंपनी ही है जो पूरी इंडिया में सप्लाई करती है। तो ये सीमेंट का जो है मार्केट है, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोपोली कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। बात बिल्कुल क्या है? सही है ना? ओलिगोपोली में कुछ ही लोग हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कॉस्मेटिक आइटम, अगर हम साबुन की बात करेंगे तो साबुन में कितने ही ब्रांड है, लिमिटेड ब्रांड है जो हमारे पूरे इंडिया में साबुन सप्लाई कर रहे हैं, है ना? सो फ्यू मार्केट डोमिनेट द मार्केट, फ्यू फर्म्स, सॉरी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है यह बात सुनते हैं। ठीक है। कॉमन सी बात समझिए, आप लोग भी अभी मैच देख रहे हो, टाटा आईपीएल देख रहे हो, न्यूज़ देखते होगे या फिर मतलब टीवी देखते होगे। तो जब देखते होगे तो आपको ऐसा लगता है कि जब एक कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार आता है तो दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स वाला भी प्रचार करने लग जाएगा, है ना? अगर कोई बोलता है डर के आगे जीत है, ठीक है, तो भैया थम्सअप वाले पीछे नहीं रहेंगे। अगर थम्सअप का प्रचार आ जाएगा तो
कंपा वाले पीछे नहीं रहेंगे, है ना। और जब कंपा वाले जब आ जाएंगे ना, है ना, तो भैया माजा वाले पीछे नहीं रहेंगे, और माजा का प्रचार आ जाएगा तो स्लाइस का प्रचार न आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे सारे फर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक कंपनी वाले ने ऑफर निकाला 10% का ऑफ, पेप्सोडेंट पेप्सोडेंट अब 10 रुपया में 10% ज्यादा, देखिए कोलगेट अगले दिन प्रचार आ जाएगा 10 रुपया में 10% एक्स्ट्रा। सो ये जो ओलिगोपोली मार्केट है, इस ओलिगोपोली मार्केट में जितने भी फर्म्स होते हैं वो सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक ने ऑफर दिया, सब ऑफर देगा। इंट्री बैरियर एग्जिस्ट, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। इंट्री बैरियर तो क्या है, एग्जिस्ट करता ही करता है, इतना आसान नहीं होता है इस मार्केट में एग्जिस्ट मतलब एंट्री कर जाना। सो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसी में एक एक कंसेप्ट है ड्यूपोली, ओलिगोपोली में ही आता है ड्यूपोली, ओलिगोपोली में ही एक आता है ड्यूपोली। ड्यूपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो कंपनी ही एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ दो फर्म्स एग्जिस्ट करें, उनको हम लोग बोलते हैं ड्यूपोली, ठीक है। एक होता है मोनोप्सोनी, क्या होता है, मोनोप्सोनी। जब हमने ओलिगोपोली ड्यूपोली बता ही दिया, तो मोनोप्सोनी क्यों पीछे रहे। मोनोप्सोनी, मोनोप्सोनी क्या होता है, मोनोप्सोनी में एक ही बायर होंगे, जो बायर क्या होंगे, एक ही होंगे। सोचिए एक ऐसा मार्केट जहां पे बायर सिर्फ एक और सेलर कई सारे हो सकते हैं, और अगर कोई चाहे भी कि हम बायर बन जाए, उसको कोई मतलब का नहीं होगा बायर बनने का। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज इंडियन डिफेंस। कौन सा, इंडियन डिफेंस, डिफेंस सेक्टर। अब सोचिए, सोचिए कि राफेल कौन खरीदेगा, राफेल हम लोग खरीदेंगे क्या, नहीं ना, राफेल भारत सरकार खरीदेगी। तो भारत सरकार कई सारे लोगों से, कई सारे देशों से अलग अलग टाइप के आपके जो एयरक्राफ्ट है वो परचेज कर सकती है। मतलब एग्जांपल अगर दे राफेल का, तो भारत से परचेज कर सकती है। मतलब भारत एक बायर है, सेलर कई सारे होंगे लेकिन बायर कितने हैं, एक है। इसलिए मोनोप्सोनी एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे सिर्फ एक बायर होंगे और सेलर कई सारे हो सकते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज इंडियन डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 18, 18 की बात करें, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर, बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ डिमांड कल भी हम लोग, कल के क्लास में हम लोग बात किए थे लॉ ऑफ डिमांड। तो इस तरफ आपका क्वांटिटी है, मतलब गुड्स का क्वांटिटी का डिमांड है, और इस तरफ क्या है, प्राइस है। सो ये वाला आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व ये बोलता है कि अगर किसी भी गुड्स का, किसी भी गुड्स का प्राइस अगर राइज करेगा, तो उस गुड्स के क्वांटिटी का डिमांड आपका क्या होगा, घट जाएगा। मतलब ये प्राइस और क्वांटिटी अंडर डिमांड, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड के दो एक्सेप्शन है, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। एक हम लोग का गिफेन गुड्स और एक हम लोग का वेबलेन गुड्स। क्लियर है ना। देखिएगा क्या कहता है, प्राइस एंड डिमांड्स आर इनवर्सली रिलेटेड, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जो क्वांटिटी का जो डिमांड होगा और जो प्राइस होगा वो दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड होगा। इट एज्यूम्स अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए कोई भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं तो सारे के सारे जो अदर फैक्टर है उसको हम लोग कांस्टेंट मानते ही हैं। इट हैज नो एक्सेप्शन, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहां पर हमारे दो एक्सेप्शन है, कौन कौन से, गिफेन गुड्स और वेवलेंट गुड्स। गिफेन गुड्स और वेवलेंट गुड्स के केस में ये डिमांड कर्व हमारा फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है, ठीक है। सो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। सो 1 and 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
19 है लॉ ऑफ सप्लाई से, लॉ ऑफ सप्लाई डिस्क्राइब प्रोड्यूसर बिहेवियर, बिल्कुल बात सही है। अब देखिए लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ ये वाला है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ आपका ये है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, प्राइस एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड, प्राइस एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। देखिए जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा, जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा तो जो मैन्युफैक्चरर होंगे, जो फर्म्स होंगे, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा सप्लाई करेंगे। इसीलिए क्वांटिटी अंडर डिमांड्स और प्राइस जो सप्लाई है वो दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होगा। सो प्राइस एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड, बिल्कुल क्या है, सही है। हायर प्राइसेस इंक्रीजेज सप्लाई, हायर प्राइसेस इंक्रीजेज सप्लाई क्या है, अगर मान के चलिए किसी भी चीज का अगर प्राइस ज्यादा होगा, अगर ज्यादा प्राइस होगा तो जो मैन्युफैक्चरर और फर्म्स होंगे वो क्या चाहेंगे, वो तो चाहेंगे ना कि उन आइटम्स का सप्लाई ज्यादा करें जिसमें बचत ज्यादा होगा। अब सपोज कीजिए कि कोई कोई ऐसा गुड्स है जो बहुत ही सस्ता है, उसमें मुनाफा बहुत ही कम है। जब मुनाफा ही कम होगा तो वो फर्म्स और वो कंपनी वाले उस चीज का सप्लाई क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो हायर प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई, मतलब अगर प्राइस ज्यादा होगा तो उसका सप्लाई ज्यादा होगा ताकि कंपनी का मुनाफा ज्यादा होगा, ये भी सही है। सप्लाई डिक्रीजेस व्हेन प्राइस राइज, सप्लाई डिक्रीजेस व्हेन प्राइस राइज, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। अगर प्राइस ज्यादा होगा, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो कंपनी वाले मुनाफा कमाने के लिए सप्लाई को बढ़ाएंगे। सो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सो 1 एंड 2 ये दोनों सही, इसका मतलब 1 एंड 2 मतलब सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ रिप्रेजेंट प्रोडक्शन चॉइसेस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, ठीक है, समझिएगा इस बात को। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास आटा है, आपके पास क्या है, आटा है, और आपके घर में 4 लोग हैं, आपके घर में 4 लोग हैं और आपके पास आटा है, जिसमें से 2 लोग को रोटी पसंद है और 2 लोग को पूरी पसंद है, ठीक है, और वो चारों लोग मिलके 1 केजी आटा खाते हैं। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये सिर्फ और सिर्फ एक है ना। सो गेहूं से गेहूं का आटा बना, नेचुरल रिसोर्सेस एक है, लेकिन इससे हम रोटी भी बना सकते हैं और इससे हम पूरी भी बना सकते हैं। सो एक नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हम रोटी भी बना सकते हैं और हम पूरी भी बना सकते हैं, और दोनों लोगों को मतलब दो इसको मतलब चारों लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इससे जो ग्राफ बनता है इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द गिवन वन नेचुरल रिसोर्सेस, फ्रॉम गिवन वन नेचुरल रिसोर्सेस हाउ मेनी combination of different finished good can be formed, this is explained by the production possibility frontier। क्लियर है। एक नेचुरल रिसोर्सेस से हम 2 वस्तुओं का निर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगे, इसको ही कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हम लोग को 3 बातें समझना होता है, ठीक है। एक, इस ग्राफ पे कोई पॉइंट्स हो तो हम बोलेंगे एक पॉइंट यहां हो सकता है, एक पॉइंट यहां हो सकता है और एक पॉइंट यहां हो सकता है, तो हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। अगर कोई पॉइंट इस ग्राफ पर है, इस ग्राफ पर है, इसका मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेस का
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, किसी भी टाइप का बर्बादी नहीं हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। अगर कोई पॉइंट इस यहां पर है, सी पर है, मतलब इस पीपीएफ ग्राफ से बाहर है, पीपीएफ ग्राफ से बाहर है, यह बताता है कि यह चीज अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ये अनअटेनेबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 किलो अगर हमारे पास आटा है और पहले से 2 लोग पूरी खाने वाले थे और 2 लोग रोटी खाने वाले थे, और अगर अनवांटेड गेस्ट अगर आ गए, 2 लोग आ गए, उनको आप क्या ही खिलाओगे? क्लियर है? सो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ये अनअटेनेबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और अगर कोई पॉइंट इस ग्राफ के अंदर होता है, यह बात बतलाता है कि नेचुरल रिसोर्सेस का आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 लोग रोटी खाने वाले थे और 2 लोग पूरी खाने वाले थे, तो दोनों के लिए रोटी और पूरी तो बना दिया गया, लेकिन एक दो बंदा ने रोटी पूरा खाया ही नहीं और रोटी बर्बाद हो गया, रोटी को फेंक दिया। ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, ये बोलता है बी पॉइंट। ठीक है, तो पीपीएफ ग्राफ के केस में आपको 3 बात समझना होगा। एक ग्राफ पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, सही इस्तेमाल हुआ जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। लेकिन अगर ग्राफ से बाहर में है, इस ग्राफ के बाहर में है, इसका मतलब ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। और इस ग्राफ के अंदर में है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है। चलिए हम लोग ये समझ गए, तो ये क्वेश्चन हम लोग का आराम से बन सकता है। इट शोज मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इट शोज मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल बात सही है। गिवन नेचुरल रिसोर्सेज से, एक नेचुरल रिसोर्सेज से कितने मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल हैं, यही तो बतलाता है पीपीएफ। इट एज्यूम्स इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट एज्यूम्स इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब अगर कोई पॉइंट इस ग्राफ पर है, इसका मतलब है कि उस नेचुरल रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज हो रहा है, ये भी सही है। पॉइंट्स आउटसाइड पीपीएफ आर अनअटेनेबल, ये भी बात सही है। अगर कोई पॉइंट इस ग्राफ से बाहर में है, इसका मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सो तीनों स्टेटमेंट सही है। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नीचे चला गया है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगेगा। अब हम लोग कल से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज भी करेंगे और साथ साथ कुछ हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।